कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग को कहते हैं ये लोग किडनी चोरने के लिए आए हैं, ये लोग ये क्या मतलब बच्चे को ले जाके बेचती हैं, इस तरह के करते हैं। मगर आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे जो पालने में असमर्थ हैं, जिनके घर वाले या रोड पे जो है कि भीख मांगते हैं, वैसे बच्चों को यहाँ पे लाया जाता है। एक बच्ची है जो अभी यह मतलब ये जो पटना जंक्शन पर रहती थी, आज वो कैफे चला रही है। भाई ये 7 बजे से स्कूल है, 7 से 11:30 बजे तक। तो उसके बाद बच्चे का यहाँ हम लोग का रूटीन बना हुआ है। मेरी ये स्थिति थी कि कल जो लोग मुझे बड़ी इज्जत से बुलाते थे वो अंदर नहीं आने देना चाहते थे, क्योंकि तो खैर ये बिन पूछे हुए गेट के बाहर भी कुछ गिरा भी रहेगा, बॉल भी जाएगा, तो बच्चे आएंगे कहने मम्मा चलिए। चावल मांग रहा था, कहीं से साबुन मांग रहा था, कहीं से दाल मांग रहा था, और ऐसे करके करीब 3-4-5 दिनों तक मेरा काम चला। लेकिन मैंने बच्चों के ऊपर कोई शिकन नहीं आने दी। नमस्कार, मेरा नाम सोनू नाज है और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया। आज से पहले भी हम कई स्कूल का और ऐसे सोशल एक्टिविटी का वीडियो जो है कि बनाते रहते हैं, लेकिन आज मौका मिला है हमें रेनबो होम आने का। खिलखिलाहट अमन रेनबो होम जगह का जो आप बोर्ड के नीचे देख रहे हैं हम लोगों को, तो ये लोग हैं जो यहाँ पे अभी पोस्टेड हैं, काम करती हैं, मैनेजमेंट देखती हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इनका नाम, क्या नाम है? मेरा नाम नीलू है। जी, थोड़ा तेज बोलिएगा। नीलू है मेरा जी। नाम। आपका? मेरा नाम उषा हुआ। अ, नीलू मैम, ये बताइए कि रेनबो होम यहाँ पे कब से चल रहा है? ये रेनबो होम में 2012 से चल रहा है। जो उस बच्चे पर ये लोग रेनबो होम काम कर रहे हैं, जो मतलब रोड पर जो भीख मांग रहे हैं, कचरे चुन रहे हैं, जो कभी स्कूल मतलब देखे ही नहीं, उस बच्चे को यहाँ रेनबो होम में लाके रखा जाता है। उसको एजुकेशन और फूड, हेल्थ सारी चीज को देखा जाता है। जी। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे जो पालने में असमर्थ हैं, जिनके घर वाले या रोड पे जो है कि भीख मांगते हैं, वैसे बच्चों को यहाँ पे लाया जाता है। अब हम जानेंगे कि यहाँ पे कितने बच्चे होंगे अभी? 60। 60 के आसपास बच्चे हैं। और ये जो बच्चे आते हैं तो कहीं से आप लोग ज़बरदस्ती जाके ले आते हैं कि उनके मन से लाते हैं? क्या प्रोसेस होता है? नहीं, ये मतलब ये बच्चे हैं जो हम लोग पे उस एरिया को सेलेक्ट करते हैं, एरिया में सर्वे करते हैं, और सर्वे करने के बाद टोटल हमारा भी एक यहाँ कमेटी है, जिस कमेटी में हमारी पीआई जो विशाखा दी हुए हैं, फिर होम के एक इंचार्ज होते हैं, एक मदर होती हैं, इस तरह के 5 मेंबर होते हैं। वो सर्वे करके जो हम फील्ड देखते हैं, तो हम फील्ड से जब कलेक्ट करके सारी चीज़ को लाते हैं, तो ये अपनी बात हम कमेटी में रखते हैं। कमेटी के द्वारा फिर वहाँ चर्चित होती है, और चर्चा होके सारी यहाँ से भी फील्ड में विजिट, फिर एक यहाँ के लोग जाते हैं, जो मेंबर होते हैं 5 मेंबर में से, उसमें से एक मेंबर जाके वहाँ विजिट करते हैं, और जब पाया जाता है कि सही उस तरह के कैटेगरी के बच्चे हैं, तो उसको हम लोग फिर होम को लाने का प्रोसेस करते हैं। और इनका कहने का ये मतलब है कि बच्चा जहाँ पे दिखता है इनको उस जगह को जो है कि टारगेट करके उस बात को जो है कि यहाँ के जो ऑफिस के लोग हैं उन तक पहुँचाया जाता है, उस पे विचार किया जाता है, उसके बाद जो है कि वहाँ पे जाया जाता है। वहाँ पे जाते होंगे तो बहुत तरह का जो है कि परेशानी का सबब बन जाता होगा। वहाँ जाने पर बहुत परेशानियाँ तो सही में होती है। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग को कहते हैं ये लोग किडनी चोरने के लिए आए हैं, ये लोग ये क्या मतलब बच्चे को ले जाके बेचती हैं, इस तरह के करते हैं। मगर उनके साथ तुरंत थोड़ी के हो जाता है कि 1 महीना में गए, उनके साथ तो पीछे कम से कम 2 महीना 4 महीना लगता है, तभी जाके बच्चे आते हैं। जी। और जो है कि आप देखते होंगे, मेरा सदा से ये प्रयास रहता है कि किसी को भीख ना दें। भीख आप देते हैं तो वहीं से जो है कि इस सब चीज़ों का जो है कि बढ़ावा मिलता है कि भीख मांगते हुए बच्चे मिलते हैं, जो है कि ड्रग्स लेते हुए बच्चे मिलते हैं। तो कभी ऐसा हुआ हो कि जो कोई ड्रग्स लेता, आज तक आज जो माहौल चला हुआ है, सभी चौक चौराहे पर मांगते हुए बच्चे मिल जाएँगे, जो है कि सुलेसन वगैरह का जो है कि सेवन करते हुए बच्चे मिल जाएँगे। तो उस तरह के जो है कि बच्चे कभी मिले हैं कि नहीं? बिल्कुल, हमारे सेंटर में भी उस तरह के बच्चे हैं, जी। जो भीख मांग रहे हैं, कचरा चुन रहे थे, मतलब नशा कर रहे थे। उन लोग के बच्चे के पीछे हम लोग को बहुत सारा मेहनत लगता है। मतलब दिन-दिन भर हम लोग को बैठा देते हैं, जब कहते हैं दीदी बैठिए हम आ रहे हैं, हम लोग दिन-दिन भर बैठे रहते हैं, वो बच्चे नहीं आते हैं। फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारते हैं, उस बच्चे के पीछे लगातार मतलब लगे रहते हैं टीम के द्वारा, फिर खुद दिन-दिन भर बैठे रहते हैं। यहाँ से हेल्प मिलता है टीम का भी, मतलब उस तरह के बच्चे को फिर उनको मोटिवेट करते हैं, उनके बारे में पूरा जानकारी लेते हैं, उनके परिवार से मिलते हैं, तब फिर उनको दिखलाते हैं कि सेंटर किस तरह का है, और उस तरह का रखिएगा तो हमारे पास बच्चे कैसे रहेंगे। आप कब से जुड़ी रेनबो होम से?
हम रेम्बो होम से 12 से जुड़े हुए हैं, 2012 से ही काम कर रहे हैं। और आप 2019। 2019 से जुड़ी हैं तो आपके जब समय इतना बीता है तो कहीं न कहीं से जो है कि ये भी हुआ होगा कि कई बच्चे आए होंगे, कई बच्चे यहाँ से गए होंगे। तो आप अपने जीवन में इस तरह का 2-3 लड़कियों का नाम बताइए जो आगे कुछ अच्छा की हों यहाँ से? बिल्कुल, अभी हमारे होम से मतलब एक बच्ची है जो अभी यहीं मतलब जो पटना जंक्शन पर रहती थी, आज वो कैफ़े चला रही है। और बच्चे बैंगलोर गए हैं जो पढ़ने के लिए, जो साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं और एजुकेशन भी। जी, बहुत बढ़िया इनका प्रयास है। जब आप बच्चा लाने जाती हैं तो कितना कम से कम उम्र का बच्चा यहाँ पे ला पाती ये जैसे हम लोग का 6 से 14 के बीच में है। अब उसमें कैटेगरी को सकते हैं, मान लीजिए सर्वे तो बहुत सारा है लोग हैं, सबको तो नहीं ला पाते हैं, मगर देखते हैं कि जिनको सबसे नीडी मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरत किनको है, उसी बच्चे को लाते हैं। जी। और जब जो है कि आप बड़े-बड़े अस्पताल में जाएँगे जहाँ निःशुल्क जैसे पीएमसीएच वगैरह, तो वहाँ भी हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि यहाँ पे काम नहीं हो पाता है। लेकिन मेरे ख़्याल से जो मेरा अनुभव रहा है अभी तक का, डॉक्टर भी वहाँ के देखते हैं कि किसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो वहाँ पे उस हिसाब से मदद पहुँचाया जाता है, तो उसी टाइप से आपका भी काम होता होगा। तो यहाँ पे जो है कि रेनबो होम में शेड्यूल क्या होता है पढ़ाई-लिखाई का, खाने का? इसके बारे में शुरुआती दौर से सुबह से बताइए। हम लोग का टाइम शेड्यूल बना होता है मॉर्निंग से लेके नाइट तक के, जब तक बच्चे बेड पर जाते हैं। तो सुबह उठ के फ्रेश अप होना, फिर ब्रेकफास्ट सारे मतलब कि 8 से 9। फिर बच्चे के स्कूल टाइमिंग है 6 से लेके 12, कोई टाइमिंग है 9 से लेके 4, कोई टाइमिंग है 12 से लेके 3, इस तरह से टाइम शेड्यूल है। जी। और फिर है बच्चों के बीच में लंच टाइम है। फिर बच्चों को है जो कि वीकली में 2 बार बाल सभा होते हैं, वीकली में 1 बार कमेटी होते हैं, फिर सिस्टर ग्रुप होते हैं। इस तरह से हमारा है जो कि टाइम शेड्यूल बना होता है। बच्चों का एजुकेशन का भी पार्ट टाइम टीचर का टाइम शेड्यूल बना होता है कि इतना बजे से इतना बजे बच्चों को पार्ट टाइम टीचर आएँगे तो पढ़ाएँगे। शाम का है जो कि कितने बजे सेल्फ स्टडी 6:30 से लेके 8 साढ़े 8 बजे तक सेल्फ स्टडी। इस तरह से हम लोग मैनेजमेंट करते हैं बच्चों का जी। एजुकेशन में। अभी जो बच्चा यहाँ पे जो मिडिल स्कूल है ये वाला, मिडिल स्कूल जो है इसमें पढ़ाई करने के बाद आते होंगे यहाँ भी तो पढ़ाई करते होंगे? जी हाँ, मतलब ये सुबह ये 7 बजे से स्कूल है, 7 से साढ़े 11 बजे तक। तो उसके बाद बच्चे का यहाँ हम लोग का रूटीन बना हुआ है। उसके बाद मान लें कि उनको लिए कोई वॉलंटियर आते हैं तो वॉलंटियर पढ़ाते हैं, या पार्ट टाइम टीचर होते हैं वो आके पढ़ाते हैं। अ, जी। और कंप्यूटर क्लास भी यहाँ पे? यहाँ कंप्यूटर क्लास भी है, कराटे क्लास कराटे भी। क्लास भी है, डांस क्लास भी है, जी। मतलब हर चीज़, मतलब योगा भी है, सब सिखाया जाता है, पेंटिंग सिखाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए अलग-अलग टीचर होंगे? हाँ, इनके सभी के लिए टीचर अलग-अलग से आते हैं और बच्चे को जिस रुचि के अनुसार मतलब उनको उसमें ढाला जाता है। जो बच्चा चाह रहा है उसका जो है कि यहाँ पे व्यवस्था उनको दिया जाता है और पहले से व्यवस्था है उस हिसाब से बच्चे हैं जिसको कैटेगरी में बांट दिया गया है। और अब हम ये जानना चाहेंगे कि जब शुरुआती दौर में बच्चा यहाँ पे आता होगा कहीं से, उस तो माहौल में कहीं और का माहौल से आता होगा, तो यहाँ तो विपरीत होता होगा, बहुत परेशानी होता होगा। हाँ, उस बच्चे के लिए स्पेशल, जैसे हम लोग जब बच्चे लेके हम जब आते हैं, तो यहाँ के जो मतलब हमारी मैडम हैं विशाखा दी, वो फिर और सारे बच्चे को उसमें जो बच्चे आएँ, उसके लिए एक बड़े बच्चे में हम लोग डालते हैं, उसके केयर के लिए। और एक बड़े स्टाफ रहते हैं कि मान लीजिए कि बच्चे को क्या ज़रूरत है, उसके पीछे एक बहन को डाल दिए कि बहन देखभाल करिए कि बच्चे क्या ज़रूरत है, क्यों रो रही है, मतलब उससे बात करते हैं, मतलब जहाँ भी चलते हैं तो वो अपने साथ लेके चलते हैं कि उस माहौल को भूले या इस माहौल में ढले। हमारे हिसाब से तो बच्चा जब कहीं पे जाता है तो 1-2 दिन रहने के बाद फिर उसका मन बदलता है कि हम अपने घर की ओर जाएँ। तो कभी आपके याददाश्त में ऐसा हुआ है कि कोई बच्चा आया हो यहाँ से भाग गया हो? बिल्कुल हुआ है जी। सर, बिल्कुल हुआ है कि हाँ। मतलब बच्चे चले गए हैं, जी। घर घर से गए हैं, मगर फिर भी ये नहीं कि हम लोग उसको छोड़ दिए हैं, उसको फिर जाके उनको बात करते हैं, फिर क्या-क्या की थी बेटा वहाँ जाके, मतलब तो फिर उस तरह से करके फिर उसको दोबारा लाने की कोशिश हम लोग करते हैं। जी। तो दोबारा आते भी हैं, फिर धीरे-धीरे 2-4 बार मतलब पेरेंट्स को भी बोला जाता है कि आप बार-बार आके मिलिए, 2-4 बार मिलिएगा तो उसको भी मतलब फिर उस तरह करते-करते बच्चा अपने खुद एडजस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी बहनें होती है ना, किसी न किसी के थ्रू मिल जाते हैं, घुल-मिल जाते हैं। और ख़ास बात ये है कि यहाँ पे ताला नहीं मारा जाता है दरवाज़ा में, तो कहीं न कहीं जो है कि बच्चा कहीं बाहर नहीं ना निकल जाता है अपने मन से? जी नहीं, बच्चे तो ख़ैर ये बिन पूछे हुए गेट के बाहर भी कुछ गिरा भी रहेगा, बॉल भी जाएगा, तो बच्चे आएँगे कहने मम्मा चलिए, ये हमको बॉल चला गया, अच्छा कपड़ा गिरा हुआ चलिए तो हम लाएँगे।
अपने से बिन पूछे वो बच्चे को नहीं निकालते। बहुत बढ़िया जो है कि प्रयास है। अब हम जानना चाहेंगे कि इनके जो रेनबो होम का जो चलाने वाले लोग हैं, वो तो अभी यहाँ पे नहीं हैं। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि ये चलता कैसे है? कौन लोग हैं जो इसको चलाने में मदद करते हैं? आर्थिक मदद या जो है कि और किसी चीज़ से मदद कैसे लोग करते हैं? जैसे मतलब रेनबो होम को चलाने के लिए तो जैसे सिविल सोसाइटी से होता है और रिसोर्स मोबिलाइजर में जैसे साकेत सर हैं, तो अभी वो जो फंड का होता है बच्चे के लिए क्या की ज़रूरत है उसके लिए इकट्ठा करना, तो वो साकेत सर करते हैं। जी। और मैम है जो मतलब यहाँ का पूरा ऑल देखती हैं कि किस तरह के सिस्टम में बच्चे को मतलब ज़रूरत है, तो वो सारी सिस्टम को बहुत-बहुत धन्यवाद जो है कि आप अपना कीमती समय दिए और साकेत सर से बहुत जल्द ही जो है कि मुलाकात करवाते हैं आपको। आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि संडे का दिन था, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भी मेरा सोशल एक्टिविटी चलता रहता है पहले से, तो हम लोग जो है कि इस तरह के जगहों पे आना-जाना होता है, तो मैं सोचूँ कि आप लोगों को अवगत कराऊँ। लोग यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करने आते हैं, शादी का सालगिरह मनाने आते हैं और भी अन्य माहौल में यहाँ पे लोग आते हैं और एंजॉय करते हैं। तो साकेत सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ और ये जानकारी देंगे विशेष रूप से कि कैसे चल रहा है यहाँ पे और कोरोना काल में क्या-क्या परेशानी इनको हुआ था, वो सब जानकारी आज देने वाले हैं। हार्दिक स्वागत है सर हमारे चैनल पे। धन्यवाद सोनू जी। जी। रेनोवा होम के बारे में बताइए कि ये चलता कैसे है? बाकी जो हम लोग देखे, समझे, लोगों को समझा चुके हैं कि बच्चे कैसे आते हैं, कैसे यहाँ पे रहते हैं, क्या-क्या व्यवस्था मिलता है। तो आप जो है ये बताइए कि सर फंड आता कहाँ से है और लोग कैसे जुड़ते हैं आपसे? रेनबो होम अभी तक इसके 3 होम जो थे वो डायरेक्ट थे, जो हैदराबाद से चल रहे थे। जो एक अरुण करके संस्था थी वो चला रही थी, आरएफआई करके संस्था थी, रेनबो फाउंडेशन इंडिया और एसोसिएशन फॉर रूरल एंड अर्बन नीडी, ये 2 संस्था मिल के चला रही थी। ये तीनों डायरेक्ट चल रहे थे। इसके पहले के जो 2 होम थे वो फ्रेंचाइज किए हुए थे, एक बीजीवीएस था और एक घरौंदा रेनबो होम था। लेकिन आज की डेट में अब पांचों होम जो है पांचों डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। जहां पे आप खड़े हैं इस होम को एक संस्था है पैशन पावर्ड बाय प्रोफेशनलिज्म P3, वो संस्था इस होम को का देखरेख कर रही है। मॉड्यूल आरएफआई का चल रहा है, रेनबो फाउंडेशन इंडिया के तहत P3 काम कर रही है और P3 यहाँ के होम को देखती है। जहाँ तक फंडिंग का सवाल है, फंडिंग का जो ऐसा है कि करीब 50 to 60% फंड जो है हमारा सेंट्रलाइज है, जो हैदराबाद से आ जाता है। 40% फंड हमको रेज करना होता है और अभी धीरे धीरे हमको अपने पैरों पे खड़ा होना है, क्योंकि कोरोना के बाद से हैदराबाद भी उतना फंड जुटाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। और हमको भी ये देखते हुए कि अब पटना में अगर एक होम हमको ये चलाना है तो इस होम के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा फंड इकट्ठा कर सकें। और फंड ऐसा कुछ है नहीं, कोई बहुत बड़े फंड की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ती है। एक छोटी सी पहल है, एक बच्चे लगभग 5,000 से 5,500 रुपये तक का कॉस्ट आता है उनके ऊपर जो बैठता है, जिसमें सारे कंपोनेंट्स है, हमारा फूडिंग है, लॉजिंग है, हमारा मेडिकल है, हमारा एजुकेशन है, हमारा न्यूट्रिशन है, हमारा एक्सपोजर है, हमारा मतलब जितने भी फंड्स हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, ये सारे कंपोनेंट्स पे काम होता है। तो सारे कंपोनेंट्स अगर नॉर्मल हैं तो इतने कॉस्ट में हो जाता है। कुछ एक केस एबनॉर्मल का होता है, जब बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ गए या ज़्यादा सीरियस हो गए तो उनके मेडिकल का कॉस्ट बढ़ जाता है, या बच्चे का रिक्वायरमेंट अगर उस ढंग का, चूँकि बच्चों के रिक्वायरमेंट में हम लोग कोई समझौता नहीं करते हैं। बच्चे को जो चाहिए, जब चाहिए और जैसे चाहिए हम लोग अवेलेबल कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है कि ये बच्चे कहीं से भी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से सफ़र ना करें। ठीक है, हम इनको लग्जरी नहीं देते हैं, हम इनको लेकिन जो देते हैं वो अच्छा हाँ, देते हम हैं। इनको एयर कंडीशन नहीं देते हैं, जी, लेकिन ये भी ध्यान रखते हैं कि इनको गर्मी नहीं लगनी चाहिए। जी। हम इनको बहुत टाइम टू टाइम गीजर और बेड टाइप केटली नहीं देते हैं, लेकिन इनके गर्म पानी की व्यवस्था करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रहता है। बच्चे ठीक है किसी एयर कंडीशन बस में नहीं घूमते हैं, लेकिन पैदल भी लेकिन नहीं हाँ, चलते हैं। लेकिन अगर जाने की बात आती है तो हम इनके लिए गाड़ी की व्यवस्था ज़रूर करते हैं। बच्चे जब भी एक्सपोजर विजिट के लिए कभी नालंदा जाना हुआ, वैशाली जाना हुआ, राजगीर जाना हुआ,
अभी बच्चों ने समर कैंप कंप्लीट किया था। समर कैंप में बच्चों ने अपनी इच्छा बताई कि हमको वाटर पार्क जाना है, तो मैंने सारे बच्चों के लिए वाटर पार्क की व्यवस्था कराई। सारे बच्चे वहाँ वाटर पार्क गए, वाटर पार्क एंजॉय किए, क्योंकि समर कैंप में उन्होंने एक दिन का प्लान वाटर पार्क का बनाया हुआ था। अभी कल सैटरडे का दिन था, कल यहाँ 9th और 10th की जितनी बच्चियाँ थी वो सारे साइंस सेंटर को घूमने गई। साइंस सेंटर घूमने के लिए हमने एक साइंस के अलग से टीचर की व्यवस्था की उनके साथ में, समझाया वहाँ कि पे। वहाँ पे जाके उनको समझा सके जी। और जो भी चीज़ साइंटिफिक चीज़ वहाँ पे देख रही हैं उन चीज़ों को समझ सके। तो ये सारी पहल जो होती है उसमें ज़रूर मेरा योगदान तो होता ही है। जी, आपका अहम योगदान है सर। मेरा रिक्वेस्ट होता है सबसे, पटना के सिविल सोसाइटी को हम धन्यवाद करते हैं कि सिविल सोसाइटी जिस टाइप से हम लोगों को सपोर्ट कर रही है और जिस तरीके से हमारे बच्चों के हर एक ख्याल पे वो तुरंत खड़ी हो जाती है कि हम व्यवस्था कर देंगे, या साकेत जी आप इस चीज़ को लेके आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसमें तो सोनू जी आप भी हैं, आप तो बहुत पहले से रेनबो से जुड़े हुए हैं। हम तो पहले से जुड़े हैं सर, लेकिन कुछ दिनों से आना मेरा बंद हो गया था। बोले तो मतलब कोरोना काल के बाद से हम यहाँ पे नहीं आ पाए थे। कोरोना में 1-2 बार आने का मौका मिला था, लेकिन उसके बाद नहीं आ पाए थे। हम जानना चाहेंगे ये सर कि जब हम लोग 1-2 परिवार वाले, घर वाले परेशान थे कोरोना काल में, तो यहाँ तो 60-60 और 10 जो है कि स्टाफ का ग्रुप, मतलब 70-70 लोग कैसे पाले जा रहे थे? सोनू जी, ये बहुत दर्दनाक कहानी है। मैं कोई कोरोना वॉरियर नहीं बनना चाहता हूँ कि मैं ये बता के आपको बताऊँ कि आप चारों तरफ ये बताएं कि साकेत ने कोरोना में कोरोना वॉरियर की तरह काम किया। लेकिन हाँ, मैंने एक वॉरियर से कम का काम नहीं किया। उस समय में मेरी ये स्थिति ये थी कि यहाँ पे राशन का सिर्फ 2 दिन का राशन बचा हुआ था और ये स्थिति थी कि कुछ भी नहीं मिल रहा था। सारे बच्चे यहाँ थे, ऑर्डर आ चुका था और कोई बच्चे निकलने की स्थिति में नहीं थे। हमारे किचन में सामान कम पड़ा था। मेरी स्थिति ये थी कि मैं उस समय के एडीएम साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने तुरंत मेरे लिए पास अरेंज किया और वो पास लोकल का लेके मैं, आप ऑलमोस्ट बोल लो कि कल तक जो डोनेशन कलेक्ट करने के लिए हमको डोर स्टेप पे जाना पड़ता था। और मेरी ये स्थिति थी कि कल जो लोग मुझे बड़ी इज्जत से बुलाते थे वो अंदर नहीं आने देना चाहते थे, क्योंकि उनकी भी हाँ, उनके उसमें तो घर हाँ, उस परिवार समय वालों को भी उनकी लोग ज़रूरत समझते थी। थे। और मेरी एक अलग तरह की फीलिंग थी कि मैं घर घर से कहीं से चावल मांग रहा था, कहीं से साबुन मांग रहा था, कहीं से दाल मांग रहा था, और ऐसे करके करीब 3-4-5 दिनों तक मेरा काम चला। जब लेकिन मैंने बच्चों के ऊपर कोई सिकन नहीं आने दी। उसके बाद हमने धीरे धीरे करके, उसी समय मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के दरमियान मैं जिस गैराज में गाड़ी बनवाने गया वहाँ पुलिस की गाड़ी पहुँची हुई थी बनने के लिए, और उसमें थोड़ी सी मेरी झड़प हुई। लेकिन आई एम थैंकफुल टू दैट डीएसपी, जो डीएसपी वहाँ खड़े थे, उनको जब मैंने बताया कि आप मेरी गाड़ी अगर नहीं बनने देंगे तो बच्चे आज भूखे रह जाएंगे, तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया। वो तुरंत इस होम में आए। होम में आने के बाद उन्होंने स्थिति देखी और हमको तुरंत कम्युनिटी किचन से जोड़ा, और कम्युनिटी किचन से जोड़ने के बाद मुझे 70 दूनी 140, मतलब दिन का खाना और रात का खाना 140 खाना पुलिस की गाड़ी से यहाँ पहुँचाई जाती थी। और ये करीब 1.5 महीने तक ये सिलसिला चला और 1.5 महीने तक मुझे खाना मिलता रहा। उसके बाद बहुत सारे जो यहाँ पे ग्रॉसरीज ऑनर हैं और बड़े बड़े जो जिनकी दुकानें हैं, उन लोगों से मेरा संपर्क हुआ। उन लोगों ने कहा कि मेरे यहाँ सामान बर्बाद ही होगा, ये तो बंद पड़ा है, आप इसको ले जाइए। जी, तो मतलब मैं रॉ मटेरियल। हाँ, रॉ मटेरियल फिर वैसे वैसे करके हमने कलेक्ट किया और थैंक गॉड कोरोना कुशल से गुजर गया। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात रही कि मैं मेरी पूरी टीम के साथ साथ, सभी सुरक्षित हैं। सबसे पहले तो मैं जी। सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित अपने को रख सका, और साथ साथ मैंने अपने सारे बच्चों को और सारी टीम को सुरक्षित रखा। और वो जो है कि सब आपके मेहनत पे संभव था। अब हम जानना चाहेंगे ये चीज़ कि सर जब पहले कोरोना से पहले शेड्यूल चलता था खाने का कि मतलब साप्ताहिक जो है कि नॉनवेज और वेज का, आज भी वही हालात है? क्या शेड्यूल है सर उसका? खाने में सर कोई कमी नहीं है, ना कोरोना के टाइम में था ना कोरोना के बाद का है। शेड्यूल वाला तो नहीं चलता होगा ना, वो नॉनवेज वाला? नहीं, नॉनवेज वाला भी चल रहा था। वो अंडे वगैरह अवेलेबल होने लगे थे मार्केट में, चूँकि शाम के टाइम में मार्केट खुलता था और जब खुल जाता था तो हम लोग कहीं से भी उसको अरेंज करके लाते थे। मैंने बच्चों पे कहीं भी कोरोना का पैनिक नहीं आने दिया। थोड़ी दिक्कत हुई, बच्चों के पढ़ाई-लिखाई में दिक्कत हुई, क्योंकि हमारे पास उतने मीन्स नहीं थे कि हम बच्चों को टैब अवेलेबल करा पाते, कंप्यूटर अवेलेबल करा पाते। अभी तो आप देख रहे हैं डिजिटल वो तो बना दिए सर हैं। वही सीखने के बाद जब आदमी को एक बार चोट लगती है जी, तो अगली बार उस ठेस को बचाता है ना। तो पहले कोरोना में जो दिक्कत हुई, मैंने दूसरे कोरोना में वो भी दिक्कत नहीं होने दिया। उस चीज़ को ध्यान में रख के मैंने सारा चीज़
मैंने एक कैंपेन चलाया था, डोंट डंप डोनेट। मैंने दिया था उसमें कि अगर आप लैपटॉप खरीद रहे हैं और आपके पास डेस्कटॉप है तो आप उसको डंप मत कीजिए, आप उसको डोनेट कर दीजिए हमारे यहाँ। आप अगर नया लैपटॉप ले रहे हैं तो पुराना लैपटॉप हमको दे दीजिए। आप अगर घर में नया टीवी लगा रहे हैं तो पुराना टीवी अगर चालू है तो वो हमको दे दीजिए। आप अगर वहाँ बाईबैक में देंगे तो आपको 2000 का फ़ायदा होगा, लेकिन आप अगर हमको दे देंगे तो उससे करीब चलता रहेगा साठ कंटिन्यू। सत्तर बच्चे उसको देखेंगे। तो ये कैंपेन जो था रंग लाया, और रंग लाने के बाद ऐसा है कि आज हमारे पास काफ़ी कंप्यूटर हैं, काफ़ी लैपटॉप हैं, बच्चे के लिए एडिक्वेट व्यवस्था है। अब कोरोना में बंद भी होता है तो बच्चों का ऑनलाइन क्लास सफ़र नहीं करता है। उस टाइम में ऑनलाइन क्लास में बहुत सफ़र किए बच्चे, फिर भी हम लोग अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, अपने टैब पे जैसे भी होता था कोशिश करते थे कि बच्चों का क्लास सफ़र नहीं करे, लेकिन फिर भी सफ़र हुआ है। फर्स्ट कोरोना में सफ़र हुआ है, लेकिन सेकंड कोरोना में बिल्कुल सफ़र नहीं हुआ है। अब मेरा लास्ट सवाल ये रहेगा सर कि यहाँ से तो बहुत ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका शादी विवाह हो चुका होगा और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ से निकल चुके होंगे। तो जो बच्चे अपने मुकाम पे पहुँच चुके हैं, जो अपना रोजगार कर रहे हैं या कहीं पे काम कर रहे हैं, वो बच्चे आज भी यहाँ संपर्क में हैं कि संपर्क टूट चुका है सर? बिल्कुल संपर्क में हैं, वो सारे बच्चे यहाँ से संपर्क में हैं, सारे बच्चे आते हैं। वो सारे बच्चे जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए आइडल हैं, उनके लिए वो आदर्श हैं। और हम लोग इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखते हैं कि जो बच्चे, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि वो 100% सक्सेस पॉइंट पे पहुँच गए हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो सक्सेस जो है, उस सक्सेस को भी अगर हमारे यहाँ के बच्चे छूते हैं। अब जैसे ज्योति है, ज्योति आज के डेट में कैफ़े चला रही है। वो कभी भीख मांगती थी, 9 साल की उम्र में यहाँ पे आई और उसके आने के बाद यहाँ कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को किया। पढ़ाई को करने के बाद उसने ICICI फाउंडेशन से स्किल्स ट्रेनिंग किया। स्किल्स ट्रेनिंग करने के बाद आज वो एक कैफ़े पूरा चला रही है। इसको बहुत लोगों ने कवर किया। यहाँ से अगर मान लीजिए जाते हैं लोग तो फिर आते हैं घूमने, यही हम बस जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल आते हैं, वो लोग आते हैं, वो लोग इन बच्चों से मिलते हैं, बच्चों को बताते हैं, समझाते हैं कि हम लोग समझाते यहाँ हैं कि के बाहर की दुनिया अब कैसी है, आपको किस तरह से बाहर के लिए तैयार होना है। यहाँ से मौसम है वो बेंगलोर ज्वाइन की है, उसने उसको शांतिबाई फुले स्कॉलरशिप मिला है और डॉक्टर अनीता को स्कॉलरशिप मिला है। इस दोनों स्कॉलरशिप के थ्रू वो बेंगलोर में पढ़ रही है। वहीं पे ज्योति गई है, ज्योति को भी ये दोनों स्कॉलरशिप मिला है। उसने बाटा इंडिया वहाँ ज्वाइन किया है। बाटा इंडिया ज्वाइन करने के साथ साथ वो अपना एजुकेशन भी कंटिन्यू कर रही है। इससे बहुत सारे बच्चे हैं जो अब धीरे धीरे अपनी जगह पकड़ रहे हैं और मतलब बाकी के बच्चे को भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम फेसबुक के माध्यम से देखते हैं सर कि लोग जो है कि जाते हैं जगह, इस तरह के जगहों पे कोई सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे बनाते हैं, कोई शादी के सालगिरह मनाते हैं, कोई अनोन दिन भी पहुंच जाते हैं। तो लोग अगर आना चाहें यहाँ तो उनके लिए कैसे आना होगा और कैसे पहुँचे यहाँ पे सर? पता बताएं। देखिए, थोड़ा आने पे हम किसी को ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि आप मेरे दरवाजे पे मत आइए, आने पे तो हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन अच्छा होता है कि अगर वो बता के आते हैं, अगर वो संपर्क करके आते हैं, क्योंकि बच्चों का भी शेड्यूल डिस्टर्ब होता है। बच्चे भी स्कूल जाते हैं, 10 से 4 तक बच्चों का स्कूल चलता है। उसके बाद फिर उनका जो प्राइवेट ट्यूशन, मतलब पार्ट टाइम टीचर जो हैं उनका ट्यूशन क्लासेस होता है। बहुत सारे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के जो क्लासेस होते हैं, लाइक डांस के क्लास हो गए, कराटे के क्लास हो गए, तो ये सारे क्लासेस चलते रहते हैं। तो थोड़ा वो मैनेज करके आने से हमारे लिए भी अच्छा होता है, उनके लिए भी अच्छा होता है। मोस्टली सैटरडे संडे का टाइम हम इन लोगों के लिए रखते हैं कि वैसे में वो लोग आएँ, देखें, बच्चों से मिलें, बच्चों को जानें, समझें, जो सपोर्ट करना चाहते हैं करें, दे आर मोस्ट वेलकम। और मैं स्किल सपोर्ट को ज़्यादा वैल्यू देता हूँ कि कोई कोच हैं तो वो आके सिखाएं, कोई टीचर हैं तो वो आके पढ़ाएं, कोई अच्छा म्यूजिशियन है तो वो आके यहाँ अच्छा म्यूजिक सिखाएं। मैं इस तरह के लोगों को ज़्यादा तरजीह देता हूँ, उन लोगों को ज़्यादा वेलकम करता हूँ कि वो जो स्किल्स है वो एक अनमोल तोहफ़ा है, अनमोल डोनेशन है। और ये भी डोनेशन जो है ये भी मेरे लिए अनमोल है। मैं इसके लिए पूरे पटना वासियों का शुक्रगुजार हूँ, यहाँ के पूरी सिविल सोसाइटी का शुक्रगुजार हूँ। उन लोगों ने बहुत मदद की है मेरी, हर समय में, हर आपदा में, विपदा में। जब बाढ़ भी आया था, यहाँ पानी लग गया था, पूरा स्कूल में पानी लगा हुआ था, उस समय भी लोग अपनी अपनी गाड़ियों पे चढ़ा के और लोगों ने हमारी मदद की है। मैं इस चीज़ को नहीं भूल सकता। लास्ट मेरा ये क्वेश्चन है सर कि आप थोड़ा सा ये जगह को बताएं कि लोग अगर आना चाहें तो किस रास्ते से आएँ, कहाँ पे है ये बिल्कुल सर राजवंशी नगर में है। राजवंशी नगर में नवीन सिन्हा स्मृति पार्क एक अच्छा लैंडमार्क है और बिल्कुल पार्क के सटे हुए गवर्नमेंट स्कूल है। इसका नाम राजकीय नवीन मध्य विद्यालय है। उसी स्कूल की बिल्डिंग में हमारा 3 कमरे में ये होम चलता है और बच्चे यहाँ पे रहते हैं। कॉन्सेप्ट यही था हम लोगों का कि एक स्कूल बिल्डिंग जो है वो
8 घंटे उसका काम होता है, 16 घंटे वो बिल्डिंग बेकार पड़ी रहती है। तो हम लोगों ने उसको 24 घंटे का यूटिलाइजेशन किया है। हमारे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते भी हैं, इसी स्कूल में रहते भी हैं। बहुत आसान है, आप राजवंशी नगर आएँ, राजवंशी नगर आने के बाद आप किसी से भी नवीन सिन्हा पार्क पूछेंगे तो नवीन सिन्हा पार्क के पास वो आपको पहुंचा देगा। और बिल्कुल नवीन सिन्हा पार्क के सटे हुए गवर्नमेंट स्कूल है, एक ही गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पे, मिडिल स्कूल है, राजकीय नवीन मध्य विद्यालय, वहाँ पे आ सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कीमती समय हम लिए। यह लोकेशन हम फिर से बताना चाहेंगे कि बेली रोड पर जब आएंगे तो चिड़ियाघर के बाद जो हनुमान मंदिर आता है वहाँ से आप अंदर आ सकते हैं। 200 मीटर के दूरी पे जो है कि ये स्कूल है, नवीन पार्क है, वहाँ पे आप आसानी से पहुँच सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, हम मिलते हैं फिर नए जगह पे नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।